नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, जेनेट येलेन जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस की, उनने रिसेंटली अपने एक ऑनलाइन एड्रेस में एक टर्म का यूज किया था जो है फ्रेंड शोरिंग। उनने कहा था कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए सप्लाई चेन के लिए, ताकि जो थ्रेट्स हैं सप्लाई चेन को लेके उनको कम किया जा सके, उससे सप्लाई चेन को आइसोलेट किया जा सके। फिर जुलाई के महीने में फिर इनने इस चीज को रिपीट किया था कि यूएसए और इसके एलाइज को फ्रेंड शोरिंग करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए, तभी फ्यूचर में जो सप्लाई चेन है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। तो क्या है ये फ्रेंड शोरिंग जिसको बताया जा रहा है कि फ्यूचर ऑफ ट्रेड भी हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम लोग को पता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। खैर, इस वॉर को तो सिर्फ 6 से 7 महीने ही हुए हैं। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो ट्रम्प के टाइम पे जो ट्रेड वॉर्स थे ट्रम्प के, वो और फिर 2 साल कोविड के जो रहे हैं, इन सब ने जो बैकबोन थी सप्लाई चेन की उसको तोड़ के रख दिया है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड इकोनॉमी पे। अगर रिसेंट की सिचुएशन की बात करें तो 66% कंपनीज ऐसी हैं ग्लोबली जो रिडंडेंसी फेस कर रही हैं सप्लाई चेन में। उसके बाद 46% कंपनीज शिपिंग एंड लॉजिस्टिक बॉटलनेक से रिलेटेड इशू से परेशान है। 45% कंपनीज ऐसी हैं जो कि ओवरसीज लेबर कॉस्ट को मीट कर पाने में असक्षम है। इसके अलावा 43% कंपनीज रॉ मटेरियल से रिलेटेड इशू है वो फेस कर रही हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो डाटा है वो पूरी तरह से सजेस्ट कर रहा है कि जो सप्लाई चेन है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है इन 3-4 इवेंट का। ट्रम्प का ट्रेड वॉर हो गया, कोविड-19 हो गया, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर जो ताइवान को लेके इशू है चाइना के साथ, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है ग्लोबल बिजनेस पे और सप्लाई चेन पे। कई डिकेड से हम लोग देख रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके यहाँ की कंपनीज ने ऑफशोरिंग अपनाया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर चीप लेबर के लालच में। दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी है जो कि किसी चीज का प्रोडक्शन करती है। इस प्रोडक्शन के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जो कि उसे यूएस में उतनी आसानी से नहीं मिल पाते या फिर महंगे मिलते हैं, क्योंकि यूएस में उस चीज का प्रोडक्शन नहीं है। अब वो कंपनी देखती है कि उसका जो रॉ मटेरियल उसे चाहिए वो आसानी से उपलब्ध है चाइना में, और वो भी सस्ते दामों पे, क्योंकि चाइना में उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। वो कंपनी अपना प्रोडक्शन प्लांट यूएस में लगाने के बजाय चाइना में ले जाके लगा देती है, ताकि उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम पड़े। दूसरा, चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत कम है यूएस के मुकाबले, तो यहाँ भी उसको फायदा मिलता है। पिछले कुछ दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। ये जितनी कंपनीज चाइना की ओर भाग के गई हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, वो इसी लालच में गई हैं कि वहां पर रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है, प्लस चीप लेबर वहां पर अवेलेबल है, और भी इस तरह की सुविधा चाइना में अवेलेबल है। चाइना इस केस में सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे और भी कंपनीज है जिनने इन्हीं सब फायदों को देखते हुए अलग अलग कंट्रीज में अपने प्लांट लगाए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोग ने देखा कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है ये एक तरह से 2020 मैच हो गया। एक के बाद एक ऐसे इवेंट जिनने ग्लोबल इकोनॉमी को और ग्लोबल बिजनेस को, ट्रेड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है और सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। इसी चीज को देखते हुए पिछले कुछ सालों में इन वेस्टर्न कंट्रीज ने रीशोरिंग अपनाया था। रीशोरिंग या ऑन शोरिंग ये ठीक उल्टा है ऑफ शोरिंग का। रीशोरिंग का मतलब होता है कि बाहर की कंट्री से अपने प्लांट्स को वापस लेके आना अपनी कंट्री में और अपनी कंट्री में आके प्रोडक्शन करना। तो पिछले कुछ सालों में हम लोग ने डी ग्लोबलाइजेशन की ओर स्टेप लेते हुए देखा है वेस्टर्न कंट्रीज को। लेकिन एक रिपोर्ट में यूएस के बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि यूएसए माइंस, मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ हर चीज का खुद से नहीं कर सकता है, और हमें जरूरत है कोऑपरेट करने की अपने पार्टनर्स के साथ, ताकि जो सप्लाई चेन है इसको और रिजिलियंट बनाया जा सके। और बहुत हद तक ये सही भी है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन यूएस में ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन यूएस में उतना ना हो और उसको जरूरत हो इंपोर्ट की भी, ताकि वो जो कंजम्पशन है यूएस में उस चीज की फुलफिल कर पाए। इसलिए पूरी तरह से ऑनशोरिंग, आइसोलेट इकोनॉमी भी नहीं अपनाया जा सकता। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने प्रपोज किया है फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रेटेजी। फ्रेंड शोरिंग और एलाई शोरिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग को या फिर रॉ मटेरियल के परचेज को या फिर पूरे बिजनेस को हॉस्टाइल कंट्रीज से उठा के लाके उस कंट्री में शिफ्ट करना जो कि यूएस की लाइक माइंडेड कंट्रीज हो या यूएस की फ्रेंड्स हो या एलाइज हो और सेम वैल्यू शेयर करती हो यूएस से, क्योंकि यूएसए और उसके एलाइज चाहते हैं अपने सप्लाई चेन को सेफगार्ड करना
और अपनी जो डिपेंडेंस है ऑथोरिटेरियन रिजाइम वाले कंट्रीज पे सप्लाई चेन को लेकर या फिर रॉ मटेरियल को लेकर वो कम करना, इसलिए वो अपने इस परचेज को या अपने इस बिजनेस को शिफ्ट करना चाहती हैं अपने अलाइड कंट्रीज में, और इसी को कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। और इसको ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर ऑफ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि बहुत हद तक ये कंट्रीज पूरा मूड बना चुकी हैं इसकी तरफ प्रोसीड करने को। सिर्फ कोविड के टाइम पे ही हमने देखा कि कैसे बहुत सी इंडस्ट्री चाइना को छोड़ के वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हुई हैं। दरअसल अगर आप लोग रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो इसमें हम लोग ने देखा कि यूएसए और वेस्ट का जो सबसे बड़ा हथियार था, जो कि बहुत हद तक अपना रिजल्ट दिखाता था, यानी कि सैंक्शन, वो इस केस में फेल रहा है। जिसका बहुत बड़ा रीजन है यूरोप का और वर्ल्ड का बहुत से प्रोडक्ट्स को लेके डिपेंडेंस रशिया पे। रशिया बहुत बड़ा सोर्स है यूरोप के एनर्जी इंपोर्ट का, प्लस ये एरिया अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, और भी ऐसे प्रोडक्ट ये कंट्रीज खास करके रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं, और वर्ल्ड जो है वो डिपेंडेंट है रशिया पे। अब ऐसे केस में किसी कंट्रीज पे सैंक्शन कैसे लगाया जा सकता है? यूरोप अपने एनर्जी परचेज को सडनली रोक सकता नहीं है। प्लस हमने देखा कि जब इस एरिया से वीट का एक्सपोर्ट पे असर पड़ा वॉर का, कैसे फूड क्राइसिस को प्रिडिक्ट किया जाने लगा और फूड क्राइसिस की बात होने लगी। हालांकि बाद में दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे वीट का, ताकि फूड क्राइसिस वर्ल्ड में ना खड़ा हो। तो एक तरह से रशिया ने फूड और एनर्जी को वेपनाइज किया है अपने इस वॉर में। ये यूरोपियन कंट्रीज या फिर बाकी कंट्रीज चाह के भी रशिया से ट्रेड और बिजनेस बंद नहीं कर सकती, इतना ज्यादा डिपेंडेंट है ये रशिया पे। और दूसरा जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसका असर भी पड़ा है बाकी कंट्रीज पे, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा बिजनेस था रशिया से। अगर उन कंट्रीज का ज्यादा बिजनेस नहीं होता रशिया से या फिर ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होती रशिया पे, तो इस एरिया में होने वाले किसी भी वॉर या छोटे मोटे बैटल का उनके सप्लाई चेन पे असर नहीं करता। लेकिन क्योंकि इस समय वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड मार्केट है एक पूरा, इसलिए इस वॉर का असर हम लोग को दिख रहा है पूरे वर्ल्ड पे। और इसके अलावा ऑयल प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से भी सप्लाई चेन पे असर पड़ा है। और सेम ऐसा ही एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ताइवान में। ताइवान पे वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर चिप, एडवांस चिप को लेकर। वर्ल्ड में यूज होने वाले 65% सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन ताइवान में होता है, और एडवांस चिप की बात करें तो 90% तक प्रोडक्शन ताइवान में होता है। कल को जो ताइवान और चाइना के बीच में इशू है ये और ज्यादा बढ़ता है, या फिर चाइना जो है वो इन्वेड करता है ताइवान को, तो इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिलेगा वर्ल्ड में चिप। दूसरा, यूएसए में यूज होने वाले 30% सेमीकंडक्टर चिप वो चाइना सप्लाई करता है, तो फ्यूचर में चांसेस है कि चाइना ताइवान पे इन्वेड करके उसके जो चिप सप्लाई है उसको डिसरप्ट कर ले, प्लस जो खुद वो सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है उसको वेपनाइज करके अनफेयर एडवांटेज डिमांड करे वेस्टर्न कंट्री से या बाकी वर्ल्ड से। इन्हीं सब चीज को देखते हुए और फ्यूचर में ये चीज प्रॉब्लम ना बने, इसके लिए फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रेटेजी पे बात हो रही है यूएसए में। इसीलिए रिसेंटली जब जो बिडेन साउथ कोरिया के टूर पे थे तो उनने चिप फैक्ट्री को टूर किया था और ऐसा ही प्रोडक्शन प्लांट लगाने की बात की है टेक्सास में, जो कि साउथ कोरियन कंपनीज ही करेंगी। पर सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन है या फिर इसका कोई बड़ा पिक्चर भी है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल यूएस अपने एलाइड कंट्री के साथ बिजनेस करेगा, ये बात हम लोग को समझ में आ गई, लेकिन यूएस की एलाइड कंट्रीज कौन सी होंगी? वो कंट्रीज जिनकी रशिया से और चाइना से नहीं बनती होगी, या फिर जिनको रशिया और चाइना से प्रॉब्लम हुई होगी। ऐसे में अगर आप देखें तो वर्ल्ड एक बार फिर दो ब्लॉक में बंटता दिख रहा है, और ये बहुत हद तक सिग्नल करता है फिर से कोल्ड वॉर के स्टार्ट के। ऐसा पहले भी हो चुका है कोल्ड वॉर के टाइम पे। क्या हुआ था कि जो एक ब्लॉक था उसकी कंट्रीज दूसरे ब्लॉक के कंट्रीज के साथ बिजनेस नहीं करती थी, तो एक बार फिर से वैसा ही होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। प्लस ये इतना आसान भी नहीं होगा, कई इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि इसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़े, और ये एक प्रोसेस है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। इसकी वजह से हो सकता है शॉर्ट में सप्लाई शॉक लगे और प्राइस में हाइक देखने को मिले, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है इससे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाए और सारी कंट्रीज की इकोनॉमी पे असर पड़े। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इससे फ्री एंड फेयर ट्रेड पे असर पड़ेगा और 5% की ग्लोबल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि 4 ट्रिलियन तक कम हो सकता है टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी से अगले कुछ सालों में। प्लस इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा पुअर कंट्रीज में, वो कंट्रीज जो किसी के भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए। ये कंट्रीज पूरी तरह से कट हो जाएंगी, जो ट्रेड है उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है टोटल का, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक